हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4, जो कि लास्ट लेक्चर होगा। और हम जो एमपीजेएल प्रहरी के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो उसमें 10th तक का सिलेबस दे रखा है। तो हमें जितनी बेसिक चीज़ें थी हमने काफ़ी कुछ देख चुके हैं हम, ठीक है। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक कोई ट्रायंगल दिया हो और उसके निर्देशांक दिए हो तो हमें क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, 4-6 क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम निर्देशांक किससे बोलते हैं वो तो आप जानते ही हैं। तो जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात आएगी, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2x1। और ये फॉर्मूला बहुत आसानी से आप याद कर लोगे। मैं अभी बता देता हूँ किस प्रकार से आपको इसको याद करना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो देखो ये एक फॉर्मूला होगा आपके लिए, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद कैसे रखना है वो देखो, ये x1 लिखा, ये x2 लिखा, ये x3 लिखा, ये चीज़ें क्लियर है। यहाँ x1 लिखा तो 2 और 3, पर 2 का रहेगा y का और 3 रहेगा y का। x2 लिखा है तो 2 के बाद 3 और ये 1, ठीक है, 3 के बाद 1 आता है। फिर उसके बाद x3 फिर 1 और 2। क्लियर हो पा रहा है? तो ये हो जाएगा किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन इसके बेसिक आते हैं और उसके बाद अगर हम एमपी के एग्जाम की बात करें तो बेसिक। बाकी अगर हम बात करें तो हम बता चुके हैं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है वो कम से कम 4 से 5 महीने पढ़ाया जा सकता है, इतना बड़ा एक पार्ट है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 माइनस 1 माइनस 4 6 और -3 -5 है। ये क्वेश्चन हो जाएगा कि हमसे क्या बोला है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर सपोज कोई ट्रायंगल होता तो हम अगर इस पॉइंट को ए मान लेते तो इसके निर्देशांक हो जाते 1 माइनस 1, इसको बी अगर मान लेते तो इसके निर्देशांक हो जाते 4 और 6, और इसे सी मान लेते तो इसके निर्देशांक हो जाते -3 और -5। तो हम कर क्या सकते हैं कि इसको मान लेते हैं, क्या ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो जब भी ट्रायंगल की बात होती है तो हम डायरेक्टली क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूं, तो क्षेत्रफल बराबर से क्या हो जाएगा 1/2। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1, यहाँ y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वहां देखते जाना कितनी 6, और माइनस y2 माइनस y3, ये तो माइनस y3 करेंगे तो यहाँ माइनस तो है और -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। प्लस x2 की वैल्यू हम देखेंगे तो कितनी है हमारे पास -4, और यहाँ पर क्या है y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू कितनी है -5, और आगे देखेंगे तो y3 माइनस y1 है, तो y1 की वैल्यू -1 है। तो ये ऑलरेडी ये वाला माइनस और इसकी जगह माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। x3 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितना दे रखा है हमें -3, और फिर हम क्या करेंगे y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, ठीक है, और y2 की वैल्यू कितनी है तो -6 आ जाएगा। ये कोष्टक बंद। वैल्यू लिखते आना चाहिए, हमने जहां पर ये चिन्ह परिवर्तित हुआ है हमने डायरेक्ट वहां वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया है। तो 1/2, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 एकम 11। यहाँ सॉल्व करोगे तो माइनस का अंदर कितना बचेगा -4, -4 में -4 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 16, 16 आ जाएगा। यहाँ -7 हो जाएगा, -7 इंटू -3 कितना हो जाएगा +21, इतना कुछ हो रहा होगा। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो
2 से अगर हम इसे सॉल्व करते, देखो 1 2 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, और 1 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 48, और यहाँ कितना है 1/2, मतलब फाइनली आंसर आ जाएगा कितना 24। तो इस ऐसा एक त्रिभुज जिसके 3 निर्देशांक दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 24 होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस ये है कि क्वेश्चन तब बनेगा जब आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, और बहुत सिंपल है। x1 x2 और x3 लिखा, फिर y2 माइनस y3, y3 माइनस y4 और y1 माइनस y2, ये चीजें हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी प्रकार का होगा, वो भी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसका डिस्क्राइब भी देखते, परंतु क्या हो जाता है कि इसका लेक्चर अच्छा खासा बड़ा हो जाता। परंतु अगर आप लोगों में से किसी को ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वो मुझे समझाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो अगला लेक्चर में इसे डाल दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। मेरे अनुसार तो बताना चाहिए मुझे, परंतु इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका होगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और बी के निर्देशांक है 4 7, और ये पॉइंट सी है और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 7 और -4। तो अगला क्वेश्चन सेम हो जाएगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक ये और ये है। बहुत ही सिंपल है, हम ये बोल सकते हैं, ये वाली वैल्यू आप जानते हैं कि इसका x1 का मान, ये x2 का मान और ये x3 का मान है। उसी प्रकार ये y1, ये y2 और ये y3 हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, आप जान ही रहे हैं, तो हम डायरेक्टली मान रखते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर से, चाहो तो आप वीडियो पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करें, तो 1/2 x1 बोला है, तो x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, y2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो y2 की वैल्यू है 7, माइनस y3, तो माइनस y3 है, तो ये माइनस है, और y3 का मान भी कितना है माइनस का 4, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 4 आएगा यहाँ पर। आगे x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यार 4, y3 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो y3 का मान कितना है हमारे पास -4, और y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 हो जाएगी, प्लस x3 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 7, और y1 का मान हमारे पास कितना है 2, माइनस y2, तो माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, आगे कुछ नहीं है, वैल्यू रखना है, सॉल्व हो जाएगा। तो 1/2 सॉल्व करेंगे तो 6 और 5 कितना 11, 11 25 कितना हो जाएगा 55। यहाँ -4 और -2 कितना -6, और -6 का 4 में गुणा होगा तो 6 4 तक कितना 24, तो माइनस का कितना हो जाएगा 24। यहाँ माइनस का कितना आ रहा होगा 5, और माइनस का 5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 35 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करोगे तो इतना आ रहा होगा। अब हम सॉल्व करेंगे तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 59, और हमारे पास है कितना इधर 1/2, और आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 सॉरी यहाँ कितना 55 में से 59 माइनस करेंगे तो 1/2 आ कितना जाएगा हमारे पास -4 बचेगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो -2 आएगा। तो आप बोलोगे जो क्षेत्रफल होता है माइनस में नहीं होता, ये मैं भी मान रहा हूँ, पर माइनस में नहीं होता। क्या होता है जब हम इसे और अच्छे से सॉल्व करते हैं, मतलब ये फॉर्मूला आता तो ये मापांक रहता है इसमें। ठीक है, जो हमने लिखा नहीं है, मतलब ये एक जो फॉर्मूला है पूरा का पूरा मापांक के अंतर्गत आता है, पर हम वो चीज़ बताना नहीं चाह रहे थे। हमें लगा कि ऐसी कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पर क्वेश्चन है तो आप ये चीज़ समझ लो, ये भी मापांक के अंदर -2 रहेगा। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। अगर माइनस की वैल्यू अगर हमारा क्षेत्रफल आता है तो माइनस का ना होकर वो क्या रहेगा प्लस का रहेगा, तो ये हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, याद रखिएगा कि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, एरिया कभी माइनस में नहीं होता, परंतु जब भी माइनस की अगर कोई वैल्यू आ रही है तो आप ये समझिए कि वो प्लस की ही होगी। ठीक है, तो प्लस का 2 आंसर होगा, मतलब ऑप्शन में -2 और +2 भी हो सकता है, तो -2 कभी भी आपको नहीं लगाना है। अगला देखते हैं, अब संरेख की कंडीशन आ जाती है। संरेख होता क्या है पहले वो देख लेते। तो हम इतना जानते हैं कि कोई भी अगर ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, कोई भी त्रिभुज की बात करें, तो इस दुनिया का कोई भी ट्रायंगल वो कम से कम 3 पॉइंट से होकर मिलता है, और तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन में होने चाहिए क्या, तो बिल्कुल नहीं। मतलब मैं ऐसी बात करूं कि अगर कोई त्रिभुज बनाना है तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, जब तीनों पॉइंट को मिलाते हैं तब जाकर क्या बनता है त्रिभुज।
परंतु ये तीनों बिंदु अगर एक रेखा में हो जाते, ठीक है, सेम टू सेम, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक सीधी रेखा में ये तीनों के तीनों बिंदु मिलते हैं, जैसे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, तो ये इधर आगे बढ़ता, ये इधर आगे बढ़ता। तो जब कोई 3 पॉइंट दिए हो तो 3 पॉइंट अगर एक ही रेखा में है तो क्या ये त्रिभुज बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो जब 3 पॉइंट एक रेखा या एक सीध में हो जो त्रिभुज ना बना पाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं संरेख। क्या कहते हैं? तो संरेख कहा जाता है, ठीक है, संरेख, संरेख कहते हैं। समझ पा रहे हैं? तो जब भी संरेख की कंडीशन आएगी तो तीनों के तीनों पॉइंट क्या होंगे? एक सीध में होंगे। अब ये बताओ कि जब हमारे पास 3 पॉइंट थे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ रहा था, परंतु इन्हीं तीनों पॉइंट को मैं ऐसा करके सीधा कर दूं, इन तीनों पॉइंट को सीधा कर दूं तो त्रिभुज बन पाया क्या? नहीं। तो इस पूरे का मान किसके इक्वल हो जाएगा? तो इस पूरे का मान हो जाएगा 0 के इक्वल। समझिए क्यों 0 के इक्वल लिख रहा हूं मैं, कि इन 3 पॉइंट से मिलकर एक त्रिभुज बना, तो त्रिभुज बना तो उसका एरिया निकला, तो ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। परंतु अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट एक सीध में हो जाते तो क्या एरिया निकल पाता? नहीं ना। एरिया कितना आता? इसका कोई एरिया होगा क्या? नहीं। तो एरिया होगा क्या? 0। तो 3 पॉइंट से एरिया निकलता है इस फॉर्मूले से, परंतु अगर एक ही रेखा में होंगे तो एरिया नहीं निकलेगा। तो एरिया नहीं निकलेगा, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो जब भी आपसे बोलते हैं कि 3 पॉइंट है ए बी सी और वो संरेखीय है, संरेखीय का मतलब तीनों के तीनों एक ही रेखा में है, तब कुछ जो भी पूछेगा वो हम सॉल्व करेंगे। तो संरेख का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर 1/2 का पक्षांतर करेंगे तो क्या जाएगा? उधर 0 आ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है संरेख का? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या होता है? 0। संरेख की कंडीशन 1/2 था, हमने उसका क्या कर दिया? पक्षांतर, तो हो गया 0। तो संरेख का मतलब होता है कि जब 3 पॉइंट किसी एक रेखा में आ जाए, तो कम से कम 3 पॉइंट अगर किसी एक ही रेखा पर स्थित हो तो उस कंडीशन को संरेख की कंडीशन कहते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में उस चीज को देख लो। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसने बोला है कि k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2 3 B 4 K और C हमारे पास है 6-3 संरेखीय है। संरेखी है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा भी जाता है अधिकतर, क्योंकि सिंपल है इसलिए, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं, हमें पता चल चुका है कि k का मान ज्ञात करना है यदि बिंदु a b और c क्या है? संरेखीय। संरेखीय कहने का मतलब कि पूरी एक रेखा में, और एक रेखा में इसका मतलब ट्रायंगल उस बन नहीं पाएगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया होगा वो क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। कहने का मतलब हमारा ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होता है? संरेखीय के लिए। तो हम इतना जानते हैं, ये वाली वैल्यू x1 y1 x2 y2 और x3 y3 होगी, ये आप समझ पा रहे होंगे। और पिछले लेक्चर आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पर x1 की वैल्यू की बात करूँ तो जो x1 होगा, x1 का मान कितना हो जाएगा? 2। y2 का मान हमारे पास कितना हो रहा होगा? तो k हो रहा होगा, ठीक है। y2 का मान कितना आएगा? k माइनस y3, और y3 की वैल्यू कितनी है? 6, प्लस का प्लस। x2 का मान अपने पास कितना है? तो x2 का मान है 4, और y3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 माइनस y1 का मान कितना है हमारे पास? सॉरी, ये किसकी वैल्यू हो गई है? एक मिनट, x1 की वैल्यू हमारे पास है 2, और y2 का मान अगर हम देखें तो कितना जाएगा? क्या जाएगा? माइनस y3 की वैल्यू कितनी आ रही होगी? -3। ये y3 का मान है, -3 है, -3 है, और यहाँ पर हम -3 लिखेंगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का 3, प्लस x2 का मान कितना आएगा? 4, और y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -3। y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -3 हो जाएगी, ये y1 होगा, प्लस y3 का मान, सॉरी x3 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो x3 का मान हमारे पास है 6, और y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो 3 माइनस y2, और y2 का मान हमारे पास कितना है? तो y2 का मान है k इक्वल टू क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि संरेख है। सॉल्व करेंगे हम तो 2 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k
प्लस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस यहाँ देखो -3 और -3 कितना हो जाएगा -6 और -6 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 24 होगा, वो भी काय का माइनस का 24 और प्लस का 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 और माइनस हो जाएगा 6 के इक्वल टू कितना आ रहा होगा 0। और आगे सॉल्व करेंगे तो हम ये देखो 18 प्लस 6 कितना होगा 24, 18 प्लस 6 होगा 24 क्योंकि प्लस का 18 प्लस का 6 और माइनस का 24, तो हम ये बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा क्योंकि 18 और 6 24, 24 से 24 कैंसिल आउट। यहाँ पर हम देखेंगे कि 2k प्लस का और ये कितना माइनस का 6 के तो -4k इक्वल टू कितना है 0, तो फाइनली k का मान भी कितना आएगा 0, तो उसने k का ही मान पूछा था और k की फाइनली वैल्यू कितनी आ गई 0। कब जब ये तीनों पॉइंट क्या हो संरेखीय हो। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर हमें अच्छी खासी कमांड है तो आप खुद देख रहे हैं कितने स्टेप का क्वेश्चन है, मात्र 3 स्टेप का क्वेश्चन है, तो ज़्यादा बड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं होता है, एक बेसिक हमें चीज़ें पता हो कि हो क्या रहा है चल क्या रहा है, बाकी बहुत सिंपल है। तो एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। उससे क्या होगा कि एक माइंड में आपकी इमेज बनी रहेगी और जिससे आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा अच्छा खासा। तो क्वेश्चन कुछ निर्देशांक इस प्रकार से, पहला पॉइंट है हमारे पास 7 - 2, सेकेंड पॉइंट है 5 और 1 और थर्ड पॉइंट है 3 और k। ठीक है, संरेख है। तो थ्योरी तो सेम रहेगी कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 7 - 2, 5 और 1, 3k संरेखी है। ठीक है, करना क्या है संरेखीय, तो ये फॉर्मूला इक्वल टू कितना होगा 0। x1 का मान आपको पता है कितना आएगा 7, चाहो तो आप एक बार ट्राई जरूर करो, है ना 7। y2 का मान कितना है हमारे पास, तो y2 की वैल्यू है 5 और -y3 मतलब माइनस कितना आ जाएगा, सॉरी y2 का मान कितना है हमारे पास, तो 1। समझ पा रहे हैं, ये y2 का मान होगा, तो y2 की वैल्यू है 1 माइनस y3, तो माइनस y3 का वैल्यू कितना आ जाएगी k प्लस x2 का मान हमारे पास है 5, y3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास k। ठीक है, और k माइनस y1 और y1 की वैल्यू कितनी है -2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का जाएगा 2 प्लस x3 की वैल्यू हो जाएगी 3 और x3 के बाद y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू कितनी है -2 और y3 की वैल्यू कितनी, y2 की वैल्यू कितनी है, तो -1 हो जाएगा इतना। ठीक है, ये वैल्यू आपको रखते आना चाहिए, हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं, चाहो तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सब आने लगेगा। इक्वल कितना हो रहा होगा 0। जब सॉल्व करेंगे तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 1 = 7 -7k प्लस 5k प्लस 10, देखो -2 और -1 -3 × 3 माइनस का 9 इक्वल टू कितना 0। सॉल्व करोगे आप तो ये अलग सॉल्व होगा, तो बचा कितना -7k और प्लस का 5k, तो माइनस का 2k बचेगा, तो माइनस का 2k उधर जाएगा तो प्लस का 2k। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं आप। यहाँ 10 और 7 कितना हो जाएगा, तो 17 17 में से जब 9 घटा देंगे तो बचेगा कितना, तो बच जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 4, ये काय का मान आ गया k का, तो हमसे k की वैल्यू पूछी थी और k की वैल्यू कितनी आ गई, तो 4 आ गई। ये फाइनली हुआ हमारा आंसर। तो हमने इस चैप्टर में जितनी चीज़ें पढ़ी जो हम एमपी के हिसाब से पढ़ रहे हैं और एमपी के स्पेशली जेल प्रहरी के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कहने का मतलब हमने 4 लेक्चर टोटल देखे और 4 लेक्चर में जितनी चीज़ें पढ़ी हैं आप अगर इतना ही पढ़ लेते हैं तो मैं पर्सनली गारंटी ले सकता हूँ कि हर क्वेश्चन आपसे बनेगा ही। बस ये थोड़ा सा कि जो भी पुस्तक आपके पास है उससे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगला हम जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे उसमें एक सरल रेखा पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सरल रेखा जो कि कहीं ना कहीं इसी प्रकार से आती है, आपने ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखे होंगे और आप ये कंडीशन भी जान रहे होंगे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, कहीं पर बराबर नहीं आता, तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है 2 रेखा से बनने वाली स्थितियाँ, उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 10th तक का सिलेबस जो हमारे सिलेबस में दे रखा है तो हमें उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो कभी भी अंत नहीं है गणित का। तो इतना काफ़ी। ठीक है, और आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।